वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G पर। अब वक्त है दोस्तों समझने का। जनरल साइंस, हिंदी में सामान्य विज्ञान की यह 10वीं क्लास है और अपनी इस क्लास में हम फिजिक्स, सामान्य विज्ञान के पार्ट फिजिक्स के अंदर हम विद्युत धारा, जिसे कि हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं, इस टॉपिक का अध्ययन हम आज करने वाले हैं। यानी कि इस टॉपिक विद्युत धारा से संबंधित प्रश्नों को आज हम देखेंगे। दोस्तों, नॉर्मली मैं यह बात अपनी हर वीडियो में कहता नहीं हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी हमारा वीडियो देखें, पूरा देखें और हमारे इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक अवश्य करें, अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह बात मैं ज़्यादा जोर देकर हर वीडियो में कहता नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो में मुझे कहना पड़ रहा है। साइंस की यह 10वीं क्लास है। जैसा कि शायद आपको पता होगा, यह है कि यूट्यूब पर किसी चैनल को लंबे समय तक रन करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, जिसमें कि इसके 4000 आवर्स का वॉच टाइम होता है, एक कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन होती है कि इसके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, कितने होने चाहिए? 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यह चैनल यूट्यूब पर नया है और जिसमें कि फ्रिक्वेंटली मैं आपको हर दिन जो है एक क्लास में साइंस की लेता हूं, आपको रेगुलरली मैं कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहता हूं। यदि आप हमारा यह वीडियो देखते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करने के लिए यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस बेल आइकॉन को आप प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपसे डीपली रिक्वेस्ट है, यह मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर करना जो है ये यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन है किसी चैनल को रन करने के लिए। यदि यह टारगेट मेरा पूरा हो जाता है तो उसके बाद मैं अपनी किसी भी वीडियो में आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा। तथा यह टारगेट पूरा करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक आप इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक आप इसे पहुंचाइए। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करता हूं। हमारी यह क्लास जो कि फिजिक्स की क्लास है, उन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें कि जनरल साइंस का सिलेबस होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एनटीपीसी सीबीटी 2 है, ग्रुप डी है, एमपी पुलिस है और एयरफोर्स की एग्जाम्स है, यूपीएससी की एग्जाम्स है, इनमें भी साइंस का सिलेबस होता है। तो उनके लिए भी यह क्लास अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले प्रश्नों को आप देखिएगा, जो प्रश्न मैंने लिए हैं ये किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न हमारा राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि पीएससी में यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसी प्रकार मैंने वे सभी क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज समझ लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है? विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होता है ये हम जानते हैं। तो किसी चालक में, किसी मेटल में, है ना, मान लेते हैं कि ये एक मेटल की स्ट्रिप है। इस मेटल में आवेश के प्रवाह को, किसके प्रवाह का दोस्तों? आवेश के प्रवाह को, आवेश के प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक, दूसरा पॉइंट यह है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसे हम एएमपी या कैपिटल ए से आप इसे प्रदर्शित करते हैं। और एक एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकंड होता है। 1 कूलाम प्रति सेकंड या कूलाम बटे सेकंड जो होता है वह 1 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। ठीक है, क्या देखते हैं कि विद्युत धारा के 2 प्रकार है। एक तो होती है दिष्ट धारा और एक होती है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा। तो ये 2 प्रकार की धाराएं होती है। दिष्ट धारा की प्रॉपर्टी यह होती है कि यह एक ही दिशा में, है ना, जैसे कि ये एक्स वाई एक्सिस है, मान लेता हूं मैं, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो दिष्ट धारा क्या होती है कि एक ही दिशा में गमन करती है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा, यह वाई एक्सिस, यह एक्स एक्सिस, प्रत्यावर्ती धारा किसी माध्यम के दोनों तरफ इस प्रकार से दोलन करते हुए गति करती है। घरों में प्रयोग की जाने वाली धारा को ही प्रत्यावर्ती धारा हम कहते हैं। ठीक है, जिसे कि हम अल्टरनेट करंट यानी कि एसी करंट के नाम से भी जानते हैं और दिष्ट धारा को हम डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बताता हूं जो आपको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में मदद करेंगे। ठीक है, वीडियो को पीछे करके आप जो लिखा हुआ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट्स आप इसकी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक टर्म होता है विभवांतर
या सबसे विभवांतर से पहले हम विभव के बारे में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है एक टर्म विभव। विभव विभव का मतलब होता है कि यह कहना चाहिए कि इकाई धनावेश को अनंत से लेकर किसी विद्युत क्षेत्र तक लेकर आने में किया गया कार्य। एक विद्युत आवेश है, ये पॉइंट P मान लेते हैं ना, जो कहां पर है, अनंत पर है। इसे हमारे विद्युत आवेश के क्षेत्र, इसे x क्षेत्र मान लेता हूं, तो इस P को इस x क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है, VOLT, वोल्ट होता है। ठीक है, विभव का SI मात्रक, यह बात आपको याद रखनी है। विभवांतर, अब इकाई धनावेश जो हमारा x पॉइंट तक आ गया, ठीक है, यह x क्या है, हमारा विद्युत क्षेत्र। x क्या है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र में ही, जैसे कि ये आपका x था, है ना, तो विद्युत क्षेत्र में ही किन्हीं दो बिंदुओं, इसे मान लेता हूं A, इसे मान लेता हूं B, तो विद्युत क्षेत्र में ही दो बिंदुओं A और B के विभव में जो अंतर होगा यही कहलाता है विभवांतर। ठीक है, और विभवांतर को भी हम वोल्ट में ही नापते हैं। ये बात आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे एक टर्म समझते हैं हम, जो है प्रतिरोध। प्रतिरोध, तो जब किसी वायर में, बहुत सरल तरीके से आपको समझाता हूं, मान लेते हैं कि ये क्या है, आपके घर में फिटिंग का एक वायर है AB। अब इसमें विद्युत धारा जो है वह A से लेकर B तक गमन करती है। विद्युत धारा का पथ हो गया, तो विद्युत धारा के गमन के टाइम में मार्ग में आने वाली रुकावट, क्या दोस्तों, मार्ग में आने वाली रुकावट को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। जैसे पृथ्वी पर चलने पर घर्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, जैसे घर्षण होता है, प्रतिरोध जो आपके चलने में क्या करता है, अपोज करता है आपकी गति का, उसी प्रकार ये जो विद्युत धारा के चलने का जो अपोज करता है उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, रेजिस्टेंस, RESIS, रेजिस्टेंस, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, और R से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। यदि मैं इसके सिंबल की बात करूं तो ये इस तरह का इसका सिंबल होता है। ठीक है, इस सिंबल को आप देखिए, यह प्रतिरोध का सिंबल है। चलिए आगे मैं कुछ नई टर्म आपको सिखाता हूं। एक विद्युत धारा के चैप्टर के अंदर एक होता है ओम का नियम। ठीक है दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, इसे ही हम क्या कहते हैं, ओम का नियम। ओम का नियम, तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी परिपथ में, विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा I समानुपाती होती है वोल्टेज के, यानी कि I समानुपाती होती है वोल्टेज के, या वोल्टेज समानुपाती होता है करंट के। ठीक है दोस्तों, I को हम करंट को हम I से प्रदर्शित करते हैं और वोल्टेज को V से। तो ये दोनों कंडीशन होती है। इसके कहने का मतलब क्या है, यदि किसी परिपथ में, किसी विद्युत धारा के क्षेत्र में, किसी वायर में, है ना, यदि हम वोल्टेज के मान को बढ़ाते हैं तो करंट का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। यदि हम वोल्टेज के मान को कम करते हैं तो करंट का मान भी कम होने लगेगा। यदि हम करंट के मान को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज का मान भी बढ़ने लगेगा। यदि हम करंट के मान को कम करते हैं तो वोल्टेज का मान भी कम होने लगेगा। यह ओम के नियम के अनुसार इसकी व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, यदि मैं इसे बराबर करूं तो यह होता है V बराबर RI। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर ये समानुपाती वाला चिन्ह हटा करके इसे बराबर में कन्वर्ट किया, और एक नियतांक हमने यहाँ पर क्या लिया, R लिया है। R को हम क्या कहते हैं, नियतांक। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, R ही क्या होता है, हमारा प्रतिरोध होता है, नियतांक ही क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो इस फॉर्मूले को आप विशेष रूप से याद रखिएगा। इसे मैं ब्लैक कलर से कर देता हूँ, है ना। तो इस फॉर्मूले को आप विशेष रूप से याद रखिएगा, V इक्वल टू IR या V इक्वल टू RI। आगे जो आने वाले सवालों में जब हम सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल हमें दिए रहेंगे, तो उसमें इस फॉर्मूले का उपयोग होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब मान लेते हैं कि कोई विद्युत धारा जो है यह किसी परिपथ में प्रवाहित होती है। ये एक परिपथ है हमारे पास A और B, ये एक वायर है। ठीक है, इस तरीके का एक ये वायर है। इसे प्रॉपर वायरिंग के शेप में बना लेता हूँ। ये इस तरह का क्या है, एक वायर है। ठीक है दोस्तों, वायर ऐसी आता है ना गोल, आपने तांबे का वायर देखा होगा। तो AB क्या है, एक वायर है। अब क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा कि इसमें यदि कोई धारा प्रवाहित हो रही है, क्या I क्या है, कोई धारा है या प्रवाहित हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसके मार्ग में आने वाली रुकावट R, जिसे कि हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध, यह कुछ प्रॉपर्टीज पर, इस वायर की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। जैसे कि
एक होता है आर समानुपाती होता है इस वायर की लंबाई के, ठीक है। एल क्या है यहाँ पर, वायर की लंबाई, और आर व्युत क्रमानुपाती होता है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के क्षेत्रफल पे, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं क्या कि ये जो है इस वायर की लंबाई एल है, ये मान लेते हैं इस फॉर्मूले के लिए, और इस फॉर्मूले के लिए मैं ये मान लेता हूं कि इसके क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो पॉइंट है, इसे मैं रेड कलर से कर देता हूं, है ना, कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये क्रॉस सेक्शन एरिया का क्षेत्रफल, यानी कि आपके तार की मोटाई, तार की मोटाई क्या है, ये कैपिटल ए है, ठीक है। तो इस दोनों फॉर्मूले के अनुसार हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि ये तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। पहली बात है क्या, कि तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। दूसरी बात, तार की मोटाई, तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, और तार की मोटाई यानी कि ए, ये जितनी अधिक होगी प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है। या यूं कहें, यदि लंबाई हम तार की कम करते हैं तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, यदि तार की मोटाई कम करते हैं तो प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। तो इन दोनों फॉर्मूले से हमें ये बातें जो हैं, ये चार बातें हमें समझ में आती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि मैंने कुछ जल्दी जल्दी में कह दिया हो तो आप वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे कुछ नई टर्म्स को हम समझते हैं। आपके घर में सामने में सबके घर में बिजली होगी, है ना, अमूमन आज की डेट में सबके घर में होती है, क्योंकि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है, ऐसा सरकार का कहना है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सभी के घर में जो वीडियो देख रहे हैं सबके घर में बिजली है, क्योंकि मोबाइल भी ऑब्वियस सी बात है चार्ज करते ही होंगे, है ना। तो आपके घर के सामने में दोस्तों एक लगा होगा मीटर, ठीक है, जहां पर रीडिंग चलती रहती है। क्या लगा होगा दोस्तों, एक मीटर। इस मीटर को ही हम कहते हैं KWH मीटर, ठीक है। इस मीटर को हम क्या कहते हैं, KWH मीटर, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं हम इसे, KWH मीटर कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग KWA मीटर कहते हैं। तो इस मीटर में एक्चुअली हम देखते हैं कि यूनिट का कैलकुलेशन किस तरह से होगा। क्या, यूनिट कैलकुलेशन, यूनिट कैलकुलेशन किस तरह से होगा। तो यूनिट कैलकुलेशन का एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, इसे आपको याद करना होगा। यह होता है सॉरी कुछ गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर। ये होता है दोस्तों वोल्ट एम्पियर आवर, वाह बटे 1000, ठीक है। इसे आप वाह से याद रखेंगे, वोल्ट एम्पियर, वी स्टैंड फॉर वोल्ट, ए स्टैंड फॉर एम्पियर, और एच स्टैंड फॉर टाइम, ठीक है। तो वाह बटे 1000, यह होती है यूनिट कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि वोल्ट को हम बी में ही नापते हैं, इसको हम करंट को आई में नापते हैं, और समय को हम किस में नापते हैं, सेकंड में। तो इसे मैं यहाँ पर आवर ही लिख देता हूँ, बटे 1000, ठीक है। तो हमने अभी देखा था कि ओम के नियम के अनुसार क्या होता है कि वी आई जो होता है, सॉरी वी आई मैंने आपको नहीं बताया था, एक टर्म होती है इलेक्ट्रिकल में, पावर, विद्युत शक्ति। क्या होती है दोस्तों, पावर। पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। P इक्वल टू वी आई, ये होता है ना, रेजिस्टेंस वाले इसमें नहीं आता ये, P इक्वल टू वी आई होता है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर, यानी कि पावर को हम किस में नापते हैं दोस्तों, वॉट में, वॉट आवर अपॉन 1000, ठीक है। तो इस तरह से भी मैं इसे लिख सकता हूँ, पावर आवर बटे 1000, या वॉट आवर बटे 1000, ठीक है दोस्तों। चलिए आपको कुछ और टर्म्स में बताता हूँ जो आपके इस विद्युत धारा के चैप्टर में यूज की जाती है। एक टर्म्स होती है विद्युत जनित्र, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, एक होता है जनरेटर, एक होता है क्या, जनरेटर। जनरेटर का काम ये होता है कि विद्युत धारा को उत्पन्न करना, विद्युत धारा क्या करना, उत्पन्न करना, विद्युत धारा उत्पन्न करना। अब जनरेटर कहाँ होता है कि जैसे आपने कोई डैम देखा हो, है ना, या पवन चक्की देखी हो, ये घूमती है, डैम से पानी गिरता है तो एक चक्का घूमता है, उस चक्के से हम इस जनरेटर को कनेक्ट कर देते हैं, और इस जनरेटर के घूमने के कारण ही विद्युत पैदा होती है। तो जनरेटर एक ऐसी युक्ति है, ये क्या करता है कि एक मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत एनर्जी में, है ना, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। एक टर्म आती है दोस्तों ट्रांसफार्मर, एक टर्म क्या आती है, ट्रांसफार्मर। अभी आपको ये याद रखना है ट्रांसफार्मर में कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम ये होता है कि यदि किसी माध्यम से या किसी
स्थान से लो वोल्टेज सप्लाई आ रही है या कोई वोल्टेज सप्लाई आ रही है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या कर देगा, इस वोल्टेज सप्लाई को अप कर देगा, यानी कि प्लस में कर देगा, बढ़ा देगा। इसका काम क्या है, स्टेप अप करना। ठीक है, इसी प्रकार कहीं से वोल्टेज की सप्लाई आ रही है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यदि मार्ग में लगा है तो यह वोल्टेज की सप्लाई को क्या करेगा, कम कर देगा। तो वोल्टेज की सप्लाई को कम करने और ज्यादा करने के लिए हम स्टेप अप और स्टेप डाउन इन दो प्रकार के ट्रांसफार्मरों का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने लगभग सभी प्रकार के टर्म्स को हमने समझ लिया है। चलिए अब हम प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि काफी टाइम से आप देख रहे होंगे, प्रश्न नंबर 1 है कि एक 100 वाट का बिजली का बल्ब, ठीक है दोस्तों, यूनिट आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, क्या दिया है यूनिट में, यहाँ पर वॉट दिया हुआ है, यानी कि डब्लू दिया हुआ है ना, पावर। डब्लू बराबर क्या हमने पढ़ा था, पावर। 100 वाट का बिजली का एक बल्ब 10 घंटे तक जलता है, 10 घंटे तक जलता है, तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत का खर्च क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम कितनी यूनिट की खपत हो रही है, सबसे पहले हमें वो निकालना होगा दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि हमने फॉर्मूला देखा था यूनिट निकालने का, यह होता है आपका पावर आवर बटे 1000। ठीक है, चलिए अब कितनी यूनिट जली हम निकाल लेते हैं। पावर कितना लग रहा है अपने पास, पावर का बल्ब है 100 वाट का, गुणित कितने घंटे जल रहा है दोस्तों, ये 10 घंटे जल रहा है ना। इसको आपको याद रखना, टाइम को, टाइम घंटे में ही यहाँ पर लिया गया है ना इस फॉर्मूले में, और बटे क्या है 1000। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो अंततः क्या आया मेरा 1 आया, है ना। जब सब कुछ कट गया तो अर्थात कि 1 यूनिट की खपत हुई है, और 1 यूनिट का रेट क्या है दोस्तों, 5 रुपए है। जितने रुपए है उसका मैं इसमें गुना कर दूंगा, तो इस प्रकार 5 रुपए जो हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि विद्युत खर्च इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना आएगा, 5 रुपए। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 100 वाट का बिजली का बल्ब है, यदि 10 घंटे जल रहा है, ठीक है दोस्तों, क्या जल रहा है 10 घंटे, तो बिजली कितनी खर्च होगी। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, है ना, कि अगर क्या निकालना है आपको, यूनिट निकालना है, यू निकालना है, तो कितने वाट की खपत हुई है, कितने घंटे जला है, बटे 1000। ठीक है, इस प्रकार से इस 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, और 1 यूनिट की खपत आपकी हो जाएगी, यानी कि 1 इकाई। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 1 किलोवाट घंटे का मान कितना होता है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूँ, 1 किलोवाट आवर, ये पूछ रहा है 1 किलोवाट घंटा, है ना, किलोवाट घंटा। तो 1 किलो में क्या होता है, 1 किलो मतलब क्या हो जाएगा 1, और किलो में कितना होता है 1000, तो ये हो जाएगा 1000 वाट आवर, यही हो जाएगा 1000 वाट आवर। ठीक है, तो 1000 क्या हो गया आपका, वाट हो गया, किलोवाट, किलोवाट मतलब 1000 वाट, तो ये 1 यूनिट हो गई, आवर 1 यूनिट हो गई, इसके बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1000। और घंटे को हम किसमें, यहाँ सारे के सारे यूनिट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको कि किलोवाट ये क्या होता है, वाट बराबर क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, है ना, ये क्या होता है जूल प्रति सेकंड। तो यहाँ पे जूल प्रति सेकंड में यूनिट दी हुई है ना, सारे के सारे ऑप्शन किसमें, जूल प्रति सेकंड में, और यहाँ मुझे क्या दिया हुआ है, आवर दिया हुआ है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 1 आवर बराबर कितना होता है 60 मिनट। ठीक है, और 60 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड, तो इस 60 मिनट में, तो 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 60 गुणित 60 सेकंड, इस प्रकार 3600 सेकंड हो जाएंगे 1 घंटे में। ठीक है, तो 1000 गुणित 3600। ठीक है दोस्तों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 36 गुणित 100 गुणित 1000। तो 10 पे कितने की घात हो गई, 36 इंटू 10 पर 5 जीरो है तो 5 की घात हो जाती है। अब यहाँ पर इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन है क्या, 10 पे 5 की घात वाला नहीं है, 10 पे 6 की घात वाला है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10 की पावर 6। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 किलोवाट आवर बराबर आपको डायरेक्टली रूप से याद रखना है 3.6 इंटू 10 दी पावर 6 जूल, है ना, ये किस में है, जूल में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन करके रखा जाता है, तो प्रयुक्त विद्युत की ऊर्जा मतलब कितने यूनिट जली है यही पूछा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनिट बराबर कितने वाट जला हुआ है ना, 100 वाट है, गुना कितने घंटे हैं 4 घंटे जला हुआ है। ठीक है दोस्तों, बटे
1000। तो ये 2 शून्य से तो ये 2 शून्य कट गए, क्या है हमारे पास 4/10 बच जाता है। इसे ही मैं क्या लिख सकता हूँ 0.4। तो 0.4 यूनिट इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? क्या है, बिजली की खपत का जो बिल है ये किसके मापन पर आधारित होता है? जैसा कि खपत किस पे होती है, हमारी यूनिट में होती है। यूनिट बराबर क्या मैंने बताया था आपको, वॉट आवर अपॉन 1000। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था, वॉट आवर बटे 1000। तो इसमें क्या आ रहा है आपका, वोल्टेज का यूज होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। वोल्टेज यहाँ पर आया है क्या? नहीं आया है। एम्पियर आया है क्या? नहीं आया है। ओम तो बिल्कुल आता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन वोल्टेज और एम्पियर के आधार पर भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के आधार पर, ठीक है दोस्तों, 3 यूनिट आ रही है हमारी, 1 आ रही है, 2 आ रही है और 4 आ रही है ना। एक फार्मूला ये हो गया, 1 यूनिट का फार्मूला आपका ये हो गया, वी आई वोल्टेज एम्पियर, है ना, वोल्टेज एम्पियर आवर बटे 1000। ठीक है दोस्तों, तो या तो वॉट पर निर्भर कर रहा है, वॉटेज पर, या तो वोल्टेज पर निर्भर कर रहा है, और या तो इस एम्पियर पर यानी कि धारा पर, है ना, जिसको कि हम एम्पियर में लिखते हैं धारा, है ना, एम्पियर में। तो हमारा क्या है, या तो 2 और 4 आना चाहिए ऑप्शन, 2 4 और 1। तो यह ऐसा कहां पर आया, ऐसा सिर्फ हमको एक ही ऑप्शन देखने मिल रहा है जो कि सही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर 1 और 2 आ चुका है लेकिन 4 नहीं आया तो गलत हो जाएगा। 1 और 4 आ गया, 2 नहीं आया तो गलत हो जाएगा, और 3 तो कहीं पर न कहीं से कहीं तक आ ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब इन चारों ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यदि 60 वॉट का बल्ब, कितना दोस्तों, 60 वॉट का बल्ब, उसी पैटर्न पे 60 वॉट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग में लाया जाता है। कितने घंटे लाया जाता है? 5 घंटे। तो 30 दिन, है ना, तो 30 दिन में कितना जाएगा, 5 गुणित 30, कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी यह पूछा जा रहा है, बटे 1000। 1 2 1 2, 5 एकम 5, 5 दुआ 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और ये 3 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 9। तो 9 यूनिट की खपत जो हो रही है वह हो रही है 30 दिन में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सारे के सारे प्रश्न आप देखिए पीएससी में आए हुए, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन का लेवल जो है काफी अच्छा है। ये क्लास आप कर लेते हैं तो एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम में चले जाएं आप, है ना, यूपीएससी से ज्यादा बड़ी एग्जाम तो होगी नहीं इंडिया में, तो सारे एग्जाम से क्वेश्चन आपके इस सीरीज में कवर हो जाएंगे। साथ ही आप हमारे इस साइंस की सीरीज में की वीडियो का डिस्क्रिप्शन का मैं दे दूंगा मैं इसका लिंक, कि जो फिजिक्स की क्लास पुरानी हुई है ना, तो आप सारी फिजिक्स की क्लास आप देखेंगे। ठीक है, गर्मी बहुत है दोस्तों, क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है। चलिए बाय द वे जाने देते हैं, प्रश्न लिखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता के 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। ठीक है, वही यूनिट का फॉर्मूला, 100 वाट की क्षमता है एक बल्ब की। ठीक है, कितने बल्ब लगे हैं दोस्तों, 5 बल्ब लगे हैं। कितने घंटे जलते हैं ये, 20 घंटे जलते हैं। तो संपूर्ण विद्युत खर्च कितना होगा ये पूछा जा रहा है, बटे क्या करूंगा मैं 1000, इस 1 0 2 0 से 1 0 2 0, इस 1 0 से 1 0। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 5 दुआ 10 यूनिट। तो 10 यूनिट यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं। ठीक है दोस्तों, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक हमारे पास मकान है और बल्ब कितने लगे हमारे पास, 2 बल्ब लगे हैं। ये बल्ब नंबर ए है और एक बल्ब मैं यहाँ लगा देता हूँ, इसे मैं कहता हूँ बल्ब नंबर बी। 2 बल्ब लगे हैं। अब क्या बोलता है कि इसकी, मान लेता हूँ कि बल्ब ए की लाइट ज्यादा है और बी की लाइट कैसी है, कम है। ठीक है, बी की लाइट कैसी कम है, तो कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर यानी कि आर पर निर्भर नहीं करती, ये कहता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ हम कुछ बेसिक फॉर्मूला हम देखते हैं। कौन सा बल्ब अधिक उजाला करेगा, जिस बल्ब की पावर अधिक होगी, है ना। कौन सा बल्ब अधिक उजाला करेगा, जिसकी पावर अधिक होगी, जिसका वोल्टेज अधिक होगा, वो ज्यादा उजाला करेगा। आपने घर में देखा होगा 100 वाट का बल्ब अधिक उजाला करता है अपेक्षा 40 वाट के बल्ब के, है ना। तो जिस बल्ब की पावर ज्यादा होगी, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है मैंने एक ओम का नियम पढ़ाया था, जिसके अनुसार V इक्वल टू क्या होता है,
आपका होता है आई आर। ठीक है दोस्तों, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, समीकरण नंबर 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, V की जगह मैं आई आर रख दूंगा। तो P इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर अपॉन में आर। ये सारे फॉर्मूले आप याद रखिएगा, है ना। ठीक है, P इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, ये हो गया। या इसे मैं किस रूप में और लिख सकता हूँ, इसे मैं इस रूप में भी लिख सकता हूँ, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इस तरह से भी मैं इसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इससे मैं क्या समझता हूँ, इससे मैं समझता हूँ कि इस फॉर्मूले से, फाइनली इस फॉर्मूले से मैं ये समझता हूँ कि जितना रेजिस्टेंस जितना अधिक होगा, है ना, ये बटे में है, तो ये जितना अधिक होगा पावर उतनी ही क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब मैं ऑप्शंस पर आता हूँ। प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती, रेजिस्टेंस पर निर्भर करती। जैसे भी मैंने आपको बताया, ये सारे फॉर्मूले को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, दोनों बल्बों में रेजिस्टेंस समान है। जब पावर ही समान नहीं तो क्या रेजिस्टेंस समान हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। मैंने क्या बताया कि जिसका पावर अधिक होगा उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये आपका गलत हो जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा। रेजिस्टेंस अधिक होगा तो पावर कम होगी, पावर कम होगी तो प्रकाश कम आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि एक 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या है कि 220 वोल्ट के जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा हुआ है और धारा 0.5 एम्पियर है। बल्ब की शक्ति यानी कि पावर पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। तो हमें पता है कि पावर बराबर क्या होता है, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, जहां पर वोल्टेज क्या दिया हुआ है हमें, 220 वोल्ट। तो वोल्टेज की जगह मैं वोल्टेज रख देता हूँ, 220 वोल्ट रख दिया मैंने। और मुझे धारा कितनी दी हुई है, यानी करंट कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर, है ना, 0.5 एम्पियर। तो इसे मैं 0.5 यहाँ पर रख देता हूँ। इस प्रकार ये मैं दोनों का गुणा आपस में करूंगा, तो 220 में 0.5 यानी 220, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 220 0.5 को 1/2 लिख सकता हूँ। तो ये हो गया बटे 2, यानी कि आ गया आपका 110। तो 110 पावर आ गया आपका वॉट में, है ना। पावर की यूनिट क्या है, वॉट है, तो 110 वाट। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि एक मकान में वापस से 2 बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, 2 बल्ब लगे हुए हैं, एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है। ठीक है, अवरोध ज्यादा किसमें है, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा किसमें। तो रेजिस्टेंस ज्यादा किसमें होगा, जो उस बल्ब का पावर कम होगा, और पावर कम होने के कारण क्या हो जाएगा, रोशनी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। मंद रोशनी वाले बल्ब में, मंद का ही क्या होता है, मीनिंग कम होता है। अधिक रोशनी वाले बल्ब की पावर अधिक होगी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका पावर अधिक होगी तो रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा कम। दोनों बल्बों का अवरोधक समतुल्य होगा, रेजिस्टेंस बराबर होगा क्या, रेजिस्टेंस बराबर नहीं होगा। रोशनी की तीव्रता अवरोधक पर निर्भर नहीं करती, गलत है। रोशनी की तीव्रता यानी कि लाइट का जो प्रकाश है ये रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, यह वास्तव में होता क्या है। ठीक है, कि डायनेमो एक्चुअली में होता क्या है। तो डायनेमो का काम क्या होता है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, डायनेमो, तो डायनेमो एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, किसको, यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। ये इसकी परिभाषा होती है डायनेमो की, है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यह कन्वर्ट कर देता है। तो ये काम किसका होता है, डायनेमो का। चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। आयन के स्रोत के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रिक चार्ज का स्रोत होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का स्रोत हो सकता है। ऊर्जा का परिवर्तक होता है, ठीक है, ऊर्जा परिवर्तन हो रही है तो ऊर्जा का परिवर्तक भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का स्रोत होता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इन 2 ऑप्शनों में आपको सॉर्ट करना है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का स्रोत होता है, ठीक है, तो यह थोड़ा सा फिसी लग रहा है ना। ऊर्जा परिवर्तक थोड़ा ज्यादा सटीक हमें लग रहा था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर क्या काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जैसा कि मैंने आपको शायद एक तरफ बताना मैं चूक गया था आपसे स्टार्टिंग में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, हमारा जो ट्रांसफार्मर है ना, क्या ट्रांसफार्मर,
ट्रांसफार्मर। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे आप अतिरिक्त रूप से आप लिख लेंगे, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहाँ काम आएगा? जहां पर किसी चीज के घूमने के कारण, यानी कि जैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे या तो उस समय में क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य जो होता है कंप्लीट होता है। कब? जब यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। एक्चुअली में एक मशीन होती है कुछ गोल तरह की, है ना। इसके अंदर पर एक रोटर लगा होता है जो घूमता रहता है। चारों तरफ क्या होती है, इसकी एल्यूमिनियम की या तांबे की ऐसी कॉइल्स लगी हुई होती है। ये कॉइल घूमती है जिससे कि और रोटर में कुछ लगा हुआ होता है जिसमें चार्ज जनरेट होता है ना। तो ये जो सारा काम होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत होता है। ये क्या होती है, या फिर कॉपर की कॉइल्स होती है जो ऐसी इस राउंड शेप में लगी होती है और घूमती है जोर से, तो इससे चार्ज पैदा होता है। तो यह काम किसमें होता है? डायनोमो में भी होता है और विद्युत मोटर में भी होता है। तो इस प्रकार से सी और डी दोनों ही इस सवाल के सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, डायनेमो परिवर्तित करता है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यह कन्वर्ट करता है ना। तो इन सारे ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डायनो में एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, मैंने आपको बताया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, डायनमो का कार्य क्या है? डायनमो का क्या कार्य है? ठीक है दोस्तों, तो डायनमो कार्य मैंने होता है क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन वही है, रिपीट होता जा रहा है। टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ठीक है, पढ़ते आ रहे हैं क्या अपनी यांत्रिक ऊर्जा को। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ यांत्रिक ऊर्जा का ऑप्शन तो हमें दिख नहीं रहा है, तो यांत्रिक ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा, इस नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी है जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? ठीक है, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है, यानी कि विद्युत मोटर में क्या होता है ये पूछ रहा है ना। तो ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। 50% ऊष्मा की हानि होती है, 30% ऊष्मा की हानि होती है और 80% ऊष्मा की हानि होती है। तो जब विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो इसमें ऊष्मा का कोई रोल होता ही नहीं है, ठीक है, अर्थात ऊष्मा की हानि नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और ऊष्मा की हानि यदि होती, मान लेते हैं कि अगर होती बाई चांस, तो कितनी होती यह कुछ फिक्स रूप से नहीं कहा जा सकता कि 50% होगी कि 80% होगी, 30% होगी, है ना। ऊष्मा की अगर हानि होती तो वो तो बढ़ती जाती है, कोई फिक्स नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको याद रखना है कि ऊष्मा की हानि नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं? ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति, तो यह होती है विद्युत मोटर, है ना। कि मोटर को हम विद्युत से कनेक्ट करते हैं, बिजली से कनेक्ट करते हैं तो घूमने लगती है, अर्थात कि विद्युत ऊर्जा का कन्वर्जन हो रहा है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डायनेमो का काम क्या है? इसका उल्टा, है ना। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। कौन? डायनेमो, ठीक है। ट्रांसफार्मर मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम, है ना, कि वोल्टेज को बढ़ाना है या कम करना है, यह काम किसका होता है? ट्रांसफार्मर का होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, विद्युत मोटर में क्या होता है यह पूछ रहा है। ऊष्मा को मोटर में, है ना, हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों? हम बात कर रहे हैं मोटर की, है ना। तो बेसिक सबसे पहले हमारे ध्यान में क्या आना चाहिए कि भाई साहब विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करेंगे हम किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऊष्मा बदलती है क्या? नहीं बदलती। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में, है ना। तो मोटर का उपयोग तो हम ऊष्मा को कन्वर्ट करने के लिए करते ही नहीं, तो ऊष्मा वाले सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? गलत हो जाएंगे। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है, बिल्कुल सही है। विद्युत ऊर्जा को हम किसमें बदल रहे हैं? यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गलत। ये काम किसका होता है? डायनेमो का होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही जवाब है, पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह क्या कहलाता है? कि अब एक रासायनिक ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, तो यह काम किया जाता है दोस्तों
सेल के द्वारा, और सेल को ही हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कैसे करता है? जैसे आपने कुछ बैटरीज का नाम सुना होगा, है ना। जैसे एक बैटरी आती है लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। जो अभी इलेक्ट्रिक कार आ रही है उसमें लिथियम आयन बैटरी ही यूज की जाती है, किसमें, इलेक्ट्रिक कार में, क्योंकि बहुत इफिशियंट होती है ना। इलेक्ट्रिक कार में लिथियम आयन बैटरी यूज किया जाती है। तो लिथियम आयन क्या है, एक कंपोजिशन है लिथियम का, लिथियम के आयन्स का, मतलब कि यह रासायनिक ऊर्जा जनरेट करता होगा। केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल मतलब रासायनिक, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। आपने सुना होगा कि बैटरी के अंदर जो हम पानी डालते हैं उसमें H2SO4, ये भी केमिकल है, इसकी मात्रा होती है। तो ये क्या होती है कि रासायनिक ऊर्जा होती है जो बैटरी में विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। यह लीड एसिड बैटरी में प्रयोग किया जाता है, किसमें, लीड एसिड, इसमें एसिड H2SO4 का ही होता है। ठीक है, पहले आपने देखा होगा पुराने जमाने में, अगर आपने देखा हो तो बैटरी के अंदर कुछ पानी जैसा हम डालते थे, है ना, सूख जाता था जो, तो उस प्रकार क्या होता है, वो केमिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए वो पानी डाला जाता है। यदि वो नहीं रहेगी तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, और केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो एनर्जी जनरेट नहीं होगी। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि। ठीक है, मतलब कम वोल्टेज पर, आपने देखा होगा घर में, आपके घर में बोरिंग होगी, है ना, बोर होगा, मान लेते हैं, जिसके घर में नहीं होगा तो देख लेगा कि जब भी कोई मोटर चलाई जाती है, यदि कम वोल्टेज पर हम चलाते हैं तो एक अजीब सी आवाज उसमें से आती है, अर्थात कि वह लोड नहीं ले पाती है। तो कम वोल्टेज में जब हम किसी मोटर को चलाते हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि मोटर जल जाती है, क्योंकि वो प्रॉपर वोल्टेज सप्लाई नहीं कर पाती, किस कारण, रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण, और वह जल जाती है। ऐसा होता क्यों है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यह है कि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं। ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो विद्युत धारा अधिक खींचेंगे, और वो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होते हैं। ठीक है, V=IR, इस फॉर्मूला से भी हम इसको देख सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन, ये आंसर क्या हो गया आपका, सही हो गया। वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं, बिल्कुल सही है, जो वोल्टेज के वर्गमूल के प्रति लोमानुपाती होता है, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये फॉर्मूला इसमें यूज नहीं होगा, पावर इक्वल टू V²/R, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा आपके ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, वर्गमूल के प्रति लोमानुपाती नहीं होता है, यह रेजिस्टेंस के प्रति लोमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, V² के समानुपाती ऊष्मा खींचते हैं। ठीक है, समानुपाती ऊष्मा खींच रहा है, ये भी सही है। कम वोल्टेज विद्युतीय विसर्जन प्रारंभ कर देता है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों ही सही इसके ऑप्शन आंसर इसके हो जाते हैं, है ना। लेकिन एग्जाम में तो एक ही होगा, तो एग्जाम में ज्यादा सटीक की अगर हम बात करें तो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट ये है कि रेजिस्टेंस अधिक होने के कारण वो धारा पावर अधिक लेंगे, है ना, जिस कारण से मोटर जल जाती है। यदि वोल्टेज डायरेक्टली इसका लेना देना नहीं है, इसका लेना देना किससे, रेजिस्टेंस से है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। मोटर कार की बैटरी जो होती है 12 वोल्ट की होती है। ठीक है, यह सही है। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है, यह कहता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, यह HCl नहीं होता, यह क्या होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र होते हैं, सीसा और तांबा होता है, तो शीशे का इलेक्ट्रोड नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्या होता है, धारिता को एम्पियर घंटे में व्यक्त करते हैं, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका सही हो जाएगा, है ना। इस प्रकार 1 और 4 सही है, तो क्या हो गया, 1 और 4 कहाँ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्या याद रखना है आपको, मोटर कार की बैटरी हो या आपकी बाइक की बैटरी हो, मुख्यतः क्या होगी, है मेनली होगी 12 वोल्ट की, ये आपको याद रखना है इसमें, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निकल कैडमियम NiCd बैटरी का प्रयोग किस चीज में होता है, ये पूछा जा रहा है। तो निकल कैडमियम बैटरी जो होती है एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी होती है।
ठीक है दोस्तों, क्या होती है, रिचार्जेबल बैटरी होती है। इसका वोल्टेज जो होता है काफी कम होता है, तो जो कम वोल्टेज रिक्वायरमेंट वाले प्रोडक्ट होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, है ना, ट्रांजिस्टर हो गया, और ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, है ना, इनमें भी हो जाता है। तो उपयुक्त तो सभी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है? तो फिलामेंट के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। एवरग्रीन क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। किसका प्रयोग किया जाएगा? टंगस्टन का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक 3400, लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, गलनांक कितना होता है? लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, गलनांक इतना अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि यह इतना गर्म होगा तब यह पिघलेगा, है ना। 3400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास गर्म होने के बाद ही यह मेल्ट होगा, तब तक यह मेल्ट नहीं होगा। इसलिए क्या होता है कि जो तंतु है वो टंगस्टन के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, अभी मैंने आपको बताया टंगस्टन का बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, किसका? टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एवरग्रीन क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एग्जाम में रिपीट होता ही रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब की अपेक्षा कृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता। कम जीवन होता है, ऐसा कारण बोला कि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता। ठीक है, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वतित नहीं किया जा सकता। फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। फिलामेंट तो नहीं पिघलता, उसके तार पिघल जाते हैं जहां पर वह अटका हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार से तीनों के तीनों ऑप्शन ही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? ये पूछ रहा है ना, कि जो तंतु होता है उसका ताप सामान्यतः कितना होता है, यानी कितने ताप पर, यह क्वेश्चन घुमा के पूछा सकता है, कितने ताप पर एक विद्युत बल्ब का तंतु प्रकाश देना शुरू कर देता है? तो यह होता है दोस्तों लगभग 2000 से लेकर 2500 सेंटीग्रेड के आसपास का, है ना। ये इसका सही जवाब है कि कोई तार यदि 2000 सेंटीग्रेड के आसपास गर्म कर दिया जाए तो वह प्रकाश देने लगता है। ये इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दो कथन दिए हुए हैं। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाती है। सही है कि तड़ित चालक जो होती है इमारतों को नष्ट होने से बचाती है, यानी बिजली जो गिरेगी तड़ित चालक पर गिरेगी, ये कहना चाहता है। तो ऑप्शन कथन नंबर ए क्या हो गया? सही हो गया। ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, जी बिल्कुल सही है। आवेश को ग्रहण करेंगे, पृथ्वी तक भेज देंगे। इस प्रकार ए और आर दोनों ही सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। कि एक बिजली का प्लग है वो 3 पिन का है, 3 पिन के प्लग में सबसे लंबी पिन को किससे जोड़ना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो बिजली का प्लग मैं यहाँ बनाता हूँ आपके लिए। सबसे ऊपर वाला जो बिजली का प्लग आपने देखा हो तो ये थोड़ा सा मोटा होता है नीचे वालों की अपेक्षा, है ना, इस तरह से होता है। तो सबसे लंबी पिन क्या होती है? ऊपर वाली होती है। ये सबसे लार्ज पिन होती है, लंबी होती है और मोटी होती है। तो इसको क्या करना चाहिए दोस्तों? ये होती है ग्राउंड की पिन, है ना। ये होती है लोड की पिन, राइट हैंड साइड वाली, और लेफ्ट हैंड साइड वाली होती है न्यूट्रल की पिन, ये होती है। तो इस प्रकार से इन पिन का कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, इन पिन का कॉन्फ़िगरेशन होता है। सबसे लंबी पिन होती है एल, है ना, लार्ज ग्राउंड वाली पिन। तो इसको किससे जोड़ना चाहिए? आधार से। ग्राउंड मतलब आधार से। सजीव सिरे से गलत, किसी भी सिरे से गलत, उदासीन सिरे से गलत। उदासीन सिरा हम इसे न्यूट्रल कहेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या है? उदासीन सिरा है। ठीक है, और यह लोड वाला सिरा है ना। चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? अर्थ का उपयोग मतलब ग्राउंड का उपयोग क्यों होता है? अर्थिंग लगाना अत्यंत ही आवश्यक होता है। क्यों होता है इस क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा। खर्च को कम करने के लिए अर्थिंग लगाएंगे तो खर्च कम होगा क्या? नहीं होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं। अर्थिंग 3 फेज में भी लगती है और 2 फेज में भी लगती है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। सुरक्षा के लिए, बिल्कुल सही जवाब। अर्थिंग आपकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, फ्यूज के रूप में नहीं लगाया जाता। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती।
यदि वे किस कंडीशन में हो, यह पूछा जा रहा है। तो समान आवेग पर हो, पहली चीज, समान धारिता पर हो, समान प्रतिरोधिता पर हो, समान विभव पर हो। क्या बोल रहा है यहाँ पर, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये बोल रहा है। यदि विभव समान है दोनों तरफ तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। है कि यहाँ पे विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी, दो टर्मिनल के बीच में, जब एक तरफ विभव अधिक होगा और एक तरफ विभव क्या होगा, कम होगा। यदि दोनों तरफ विभव समान है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये कहा जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है। मतलब इन चारों तत्वों में सर्वाधिक चालकता किसकी होती है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे अधिक चालकता होती है आपकी चांदी की, ठीक है, सिल्वर की। ठीक है, किसकी तो सबसे अधिक चालकता, चांदी की। चांदी के बाद तांबा आता है, ये चालकता का क्रम है ना। तांबे के बाद एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम के बाद आयरन आता है, लोहा। ठीक है, ये चालकता क्या हो गया, आपका क्रम हो गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाए, क्योंकि सर्वाधिक पूछा गया है। और इनमें सबसे कम चालकता पूछा जाए तो वह लोहे की होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। इनमें से, इन चारों में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक दोस्तों चांदी ही होता है, ना कि सोना, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है। सुचालक तो सारे के सारे ही है, लेकिन अच्छा पूछ रहा है तो क्या हम इसमें चांदी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। ठीक है, इस बात से हमें जानकारी मिलती है कि जो फ्यूज वायर लगा होता है यह हमेशा मेंस में लगा होता है, यानी कि जो लोड वाला टर्मिनल होता है उसमें लगा हुआ होता है। दो टर्मिनल होते हैं, लोड और न्यूट्रल। तो यह लोड और न्यूट्रल, तो लोड वाले टर्मिनल में हम किसका यूज करते हैं, फ्यूज का उपयोग करते हैं, ना कि न्यूट्रल वाले टर्मिनल में। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, फ्यूज के बारे में यह क्वेश्चन जो है इसे आप वेरी आईएमपी करके लिखेंगे। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि मेन स्विच से यह समांतर जुड़ा होता है, समांतर में फ्यूज नहीं लगता है, यह हमेशा सीरीज में लगता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु से बना होता है, तो यह रजत मिश्र धातु से बना नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। ठीक है, सही है, इसका गलनांक क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। इसमें बहुत उच्च प्रतिरोध होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या बात रहेगी आपकी, गलत हो जाएगी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूज का सिद्धांत क्या है, यह पूछा जा रहा है दोस्तों, है ना। तो फ्यूज का सिद्धांत क्या है, फ्यूज क्या बोलना चाहिए, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत का रासायनिक प्रभाव, रसायन का इससे कोई लेना देना नहीं है। विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, यांत्रिक घटना इसमें होती ही नहीं है। विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय घटना भी नहीं होती। विद्युत का उष्मीय प्रभाव, ये फ्यूज क्या होता है, गर्म होकर के गल जाता है, यही होने के लिए इसे लगाया जाता है। क्योंकि यदि आपके रास्ते में, है ना, किसी करंट के रास्ते में यदि प्रतिरोध उच्च होगा, रेजिस्टेंस उच्च होगा, इस कारण से क्या होगी, उष्मा जनरेट होगी, और उष्मा अधिक होने के कारण यह गल जाएगा। तो उष्मीय प्रभाव पर फ्यूज कार्य करता है, यह हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है। अगेन वेरी आईएमपी क्वेश्चन, अगेन क्या, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता पूछ रहा है। पहला क्या, निम्न प्रतिरोधक शक्ति, प्रतिरोधक शक्ति निम्न होनी चाहिए और गलनांक उच्च होना चाहिए। निम्न प्रतिरोधक शक्ति होनी चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए। उच्च प्रतिरोधक शक्ति होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए, या उच्च प्रतिरोधक और उच्च गलनांक होना चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, जो फ्यूज तार हम प्रयोग कर रहे हैं इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शक्ति उच्च होनी चाहिए और गलनांक इसका कम से कम होना चाहिए, ताकि यह उष्मा बढ़ने पर जल्दी ही गल जाए। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका क्या होना चाहिए, मतलब प्रॉपर्टीज पूछ रहा है। ठीक है, गलनांक कम होता है पूछ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, गलनांक कम होता है। गलनांक ज्यादा नहीं होता, प्रतिरोध अधिक होता है, बिल्कुल सही है। तो ए और सी इसके सही जवाब हो जाएंगे, है ना। प्रतिरोध कम होता है तो ये गलत हो जाएगा। ए और सी दोनों ही सवाल के सही जवाब है 39 के। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं,
हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है दोस्तों? ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो हैलोजन लैंप का तंतु जो होता है ये टंगस्टन और सोडियम का बना होता है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह टंगस्टन और सोडियम का बना होता है, और सोडियम मिला होने के कारण ही इस हैलोजन लैंप का प्रकाश जो क्या होता है, येलोइश हो जाता है ना, येलो कलर का हो जाता है, ये हम कह सकते हैं। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक धातु का तापक्रम बढ़ जाता है, क्या एक धातु का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है? ठीक है दोस्तों, सही है। अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तार क्या होते हैं, अक्सर गर्म हो जाया करते हैं। तो कथन नंबर ए क्या हो गया आपका, सही हो गया। धातु अणुओं के पारंपरिक संगठन से उष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। ठीक है, तो धातु के जो कण होते हैं ये पारस्परिक संगठन से, इस कारण से उष्मा का मोचन नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कथन नंबर आर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए सही है परंतु आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः, तो मतलब क्या बोल रहा है कि घरेलू विद्युत तार का स्थापन क्या होता है, श्रेणी संबंधन में होता है, मतलब कि सीरीज में होता है, समांतर होता है, पैरेलल होता है, श्रेणी और समांतर दोनों होता है, प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी संबंधन और अन्यत्र समांतर संबंधन है। तो घरेलू तारों का जो सेटअप होता है यह समांतर होता है। ठीक है, पैरेलल होता है। ठीक है, पैरेलल क्यों होता है, पैरेलल करने का एक कारण है ताकि प्रत्येक पॉइंट पर आपके वोल्टेज समान रूप से पहुंच सके, है ना। नहीं तो क्या होगा, यदि हम श्रेणी संबंधन में यदि हम कर देते हैं ना, सीरीज में कर देते हैं, तो सीरीज जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से विद्युत सप्लाई आ रही है ना, तो यहाँ पर आपका एक बल्ब लग गया, ये श्रेणी संबंध में जाएगा, यहाँ आपका दूसरा बल्ब लग गया है, तीसरा बल्ब लग गया, इसी प्रकार से ये मान लेते हैं 15-20 बल्ब आपके लगे हुए हैं, 20 नंबर का, फर्स्ट नंबर का। तो आपके एक नंबर में तो लाइट ज्यादा आएगी, 20 नंबर की लाइट जो है इसके वोल्टेज के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, यह लो हो जाएगी। इसमें इस श्रेणी संबंधन में यदि हम करते थे, लेकिन समांतर संबंध में क्या होगा कि सभी बल्ब को अलग अलग सेपरेट सेपरेट तार क्या होते हैं, सोर्स से भेजे जाते हैं, है ना, जिस कारण से सभी पॉइंट पर आपके वोल्टेज समान होते हैं और आपके इक्विपमेंट प्रॉपर वर्क करते हैं। तो समांतर संबंधन का प्रयोग किया जाता है, ना कि श्रेणी संबंधन का। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग की आवरण युक्त तार होता है, जो काले रंग का तार होता है वह क्या होता है, विद्युतमय तार होता है, भू तार होता है, उदासीन तार होता है, फ्यूज तार होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो काले रंग का तार हम करते हैं न्यूट्रल के लिए यूज, है ना, किसके लिए, न्यूट्रल के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 पॉइंट होते हैं, 3 तार होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये आपका क्या है, ये आपका ग्राउंड पॉइंट है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, लोड पॉइंट है। तो लोड पॉइंट हमेशा क्या होता है, यह रेड रंग के तार से लगाया जाता है। वैसे न्यूट्रल पॉइंट जो होता है, उदासीन तार, यह होता है दोस्तों ब्लैक कलर का, ब्लैक का, कभी कभार ब्लू का भी यूज करते हैं। और जो ग्राउंड वायर होता है यह होता है ग्रीन कलर का। ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है इसी कलर कोडिंग, है ना। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर शुष्क के जब मानव शरीर शुष्क है, यह मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है, यह पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सीधा सीधा है। परिमाण की कोटि जो होती है 10 की पावर 4 ओम होती है। ठीक है, 10 की पावर 4 ओम होती है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में यह बढ़ भी सकती है, और बढ़कर कहां तक जाएगी, 10 की पावर 5 ओम तक यह जा सकती है। तो 10 की पावर 4 स्टैंडर्ड है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में एक तो मरकरी का वेपर होता है, किसका वेपर होता है दोस्तों, मरकरी का, Hg, है ना, पारा, है ना। इसका क्या होता है, इसकी भाप होती है ट्यूबलाइट में, पहली चीज तो आपको याद रखनी। साथ ही इसमें ऑर्गन गैस भरी जाती है, ऑर्गन गैस। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तथा पूछा जाए कि एक ट्यूबलाइट की दीवारों पर जो सफेद कलर का लेप होता है, यह लेप किसका होता है ना, दीवारों पर, तो यह लेप होता है दोस्तों फॉस्फर का। ठीक है, किसका होता है यह लेप, फॉस्फर का लेप चढ़ा होता है। मरकर इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं ऑर्गन गैस का, क्योंकि यह एक प्रकार की अक्रिय गैस है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, CFL का फुल फॉर्म, तो यह होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, CFL, C फॉर कॉम्पैक्ट, F फॉर फ्लोरिसेंट और L फॉर लैंप। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। केमिकल से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, केमिकल नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी दोनों तो लगते ही नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको कि हम आजकल एलईडी के नाम से जानते हैं, एक कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, जिसको कि हम सीएफएल के नाम से जानते हैं, की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करते हैं, पूछ रहा है। ठीक है, क्या बोलता है कि अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही है कि जो एलईडी होता है यह ज्यादा समय तक चलता है ना। क्या होता है कि एलईडी जो होता है यह ज्यादा समय तक चलता है, किसकी तुलना में, सीएफएल की तुलना में। तो कथन नंबर ए क्या हो गया दोस्तों, आपका सही हो गया। एलईडी लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष भी होते हैं, बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हम सीएफएल से एलईडी में ट्रांसफर हुए इस युग में, है ना। सबसे पहले क्या होता था, तंतु वाले बल्ब यूज होते थे, उसके बाद ऊर्जा की कंजप्शन को कम करने के लिए और लाइट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए सीएफएल आया मार्केट में, और सीएफएल के बाद क्या है, एलईडी आया। तो एलईडी की ऊर्जा दक्षता क्या होती है, ऑब्वियस सी बात है, अधिक अधिक होती है। ठीक है, इसीलिए वो लंबी सेवा भी दे पाता है। तो दोनों ही क्या हो गए, आपके सही हो गए। तो इस प्रकार से ए तथा आर दोनों ही सत्य है, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है ना, दोनों रिलेटेड है आपस में, ये हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड, काफी लंबी टर्म है, कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, जिसे हम ओएलईडी कहते हैं, का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्शन यानी कि डिजिटल डिस्प्ले को बनाने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शनों की तुलना में ओएलईडी किस प्रकार लाभकारी है। ठीक है, जो लिक्विड क्रिस्टल होता है, एलसीडी होता है, उसकी तुलना में बोल रहा है कि ओएलईडी किस प्रकार से लाभकारी है, यह पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ओएलईडी में जो दिखाया जाता है, नम्य प्लास्टिक अवस्थिरों पर संरचित किए जा सकते हैं, मतलब कि नर्म प्लास्टिक पर यह लगाया जा सकता है आसानी से। ठीक है, ओएलईडी ये कहा जा रहा है, बिल्कुल सही है। ओएलईडी के प्रयोग से वस्त्र में यानी कपड़ों में अंतः स्थापित उपरिवेलनीय प्रदर्श यानी कि रोड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं, कपड़ों में भी यह उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ओएलईडी के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्श संभव है, पारदर्शिता जो होती है वो दिखाई जा सकती है, कहता है। तो तीनों के तीनों ही क्या होगा, सही होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है कि ओएलईडी के प्रयोग से पारदर्शी डिस्प्ले, आपने वो देखा होगा, कौन सा क्या कहना चाहिए, जो आपने हॉलीवुड की मूवियाँ देखी होगी, है ना, उनके पास एक जो कंप्यूटर लैपटॉप है, जो भी वो लोग यूज करते हैं गैजेट्स, पारदर्शी टाइप के होते हैं। किसी मूवी में आपने जरूर देखा होगा, यदि आप हॉलीवुड की मूवी देखते हैं तो वो जो पारदर्शी डिस्प्ले यूज करते हैं ना वो लोग, जहाँ पे उनका डेटा वगैरह दिखाई देता है, वो ओएलईडी टाइप का डिस्प्ले होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सैमसंग का मोबाइल भी लॉन्च हुआ था कुछ टाइम पहले शायद, यदि आपको पता हो तो, है ना, तो वो ओएलईडी डिस्प्ले का यूज करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसमें क्या भरी जाती है दोस्तों, नियॉन गैस भरी जाती है ना। कौन सी गैस, नियॉन गैस। मरकरी भी भरी जाती है वेपर के रूप में। फ्लोरोसेंट ट्यूब, इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्यूबलाइट कहते हैं, वही फ्लोरोसेंट ट्यूब है। तो मरकरी और नियॉन दोनों के दोनों ही भरी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना, नियॉन और मरकरी। ए और सी दोनों ही सही है, और इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक ट्यूबलाइट को अधिक उजाला देती है, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा होता क्यों है ना, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें प्रकाश प्रसरित विकर्ण करने हेतु अधिक बाह्य सतह होती है, पहली चीज की सतह ज्यादा होती है, हो सकता है। वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है, पड़ता ही है, चढ़ाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। ट्यूब में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो सकता है ना। तो चलिए इसका मैं कुछ डिटेल आपको बताता हूँ। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब, जिसको हम ट्यूबलाइट कहते हैं, बिजली बल्ब की अपेक्षा अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि एक 100 वाट का बिजली का बल्ब केवल 5% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर पाता है। ठीक है, जैसे कि उसमें टंगस्टन का उपयोग करते हैं विद्युत के बल्ब में, है ना, टंगस्टन का वायर यूज करते हैं फिलामेंट के रूप में, और टंगस्टन के वायर को विद्युत के थ्रू हमें लगभग 2000 सेंटीग्रेड से लेकर 2000 से लेकर 2500 सेंटीग्रेड तक गर्म करना होता है। तो 100 वाट का यदि एक बल्ब हम यूज करते हैं तो विद्युत ऊर्जा का केवल 5% ही वो इफिशियंटली यूज कर पाता है, जबकि फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है यह लगभग 22% का यूज कर लेती है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब है। कारण क्या है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब 22% विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करती है लाइट में, और बल्ब करता है लगभग 5% विद्युत ऊर्जा को लाइट में। सिर्फ ये इसका बेसिक अंतर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं।
ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को पैदा करने के लिए नली के अंदर हम क्या करना पड़ता है, हमके अणुओं में दोलन पैदा करना पड़ता था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि ट्यूबलाइट में यदि हम बात करूं कि इसके श्वेत प्रकाश कहाँ से मिलता है, हमको ट्यूबलाइट से मिलता है। तो ट्यूबलाइट में क्या होता है कि इसके जो दो सिरे होते हैं, दोनों सिरों के मध्य इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गमन करते हैं ना। मैं मान लेता हूँ कि ये एक ट्यूबलाइट है, इसके दो सिरे यहाँ पे ऐसे दो निकले हुए रहते हैं, यहाँ दो पॉइंट निकले हुए रहते हैं, तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से इधर उधर क्या करते रहते हैं, गमन करते रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन मरकरी गैस के अणु से टकराते हैं। इसके अंदर कौन सी गैस रहती है, मरकरी गैस हमने भरी थी, है ना, मरकरी के वेपर हमने भरे थे, तो मरकरी से टकराते रहते हैं, जिनमें अब इनमें क्या होता है, दोलन के फलस्वरूप पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, चूंकि मनुष्य की आंख इस पराबैंगनी प्रकाश को नहीं देख सकती, इसलिए ये हमें दिखाई नहीं देते, और शीशे की ट्यूब को एक दीप्तमान पदार्थ से लेपित किया जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये सारा का सारा कारनामा किसका है, तो अणुओं के दोलन का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, कितनी बार रिपीट होगा भाई ये क्वेश्चन, है ना। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस यूज करते हैं, हमने एक टंगस्टन का, विद्युत बल्ब के अंदर क्या करते हैं, हमें टंगस्टन का फिलामेंट यूज करते हैं प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। पहली बात तो पहले के जमाने में, है ना, पहले के जमाने में मतलब स्टार्टिंग फेज में हम विद्युत बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे दोस्तों, नाइट्रोजन, स्पेलिंग गलत तो देख लीजिएगा, नाइट्रोजन का उपयोग पहले करते थे। लेकिन जब अखरी गैसों के उपयोग के बारे में पता चला तो हम इसमें किसका उपयोग करने लगे, आर्गन का उपयोग करने लगे, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन आर्गन का। ठीक है, क्योंकि आर्गन क्या होती है, अखरी गैस होती है, नाइट्रोजन नहीं होती है, तो तंतु की जो लाइफ है वह बढ़ जाती है। टंगस्टन के तंतु की लाइफ आर्गन गैस के प्रयोग के कारण बढ़ जाती है। इन दो गैसों का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे दोनों नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है, चोक कुंडली, है ना। तो चोक कुंडली का प्रयोग हम क्यों करते हैं, ये पूछा जा रहा है। चोक कुंडली का प्रयोग वोल्टता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। यदि हमारे पास हम कोई उपकरण उपयोग में ले रहे हैं लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसमें हम अधिक वोल्टता का ही उपयोग करेंगे, ताकि लाइट हमारी अधिक से अधिक पैदा हो सके और विद्युत धारा का उपयोग क्या हो, कम से कम हो। ये हमारी रिक्वायरमेंट हमेशा होनी चाहिए। CFL तथा LED लैंप में क्या अंतर है, प्रकाश क्या अंतर है, ये पूछ रहा है। तो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है। क्या करता है, CFL में पारे की वाष्प और संदीपक का उपयोग किया जाता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर का उपयोग करता है LED, बिल्कुल सही है। CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है। CFL की अधिक नहीं होती, किसकी होती है, LED की अधिक होती है। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। CFL कम ऊर्जा सक्षम है, LED लैंप अधिक ऊर्जा सक्षम है। तो ये क्या हो गया, आपका सही हो गया। इस प्रकार 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत शक्ति क्या होगी, ये पूछ रहा है। एक तार है हमारे पास, ये तार हमने बनाया यहाँ पर बहने वाली विद्युत धारा I और विभवांतर V, प्रत्येक को क्या कर दिया जाए, हम इससे 2 से गुणा कर देते हैं, प्रत्येक को डबल कर देते हैं। तो शक्ति पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, VI। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में हमने क्या करना है, इन दोनों को दुगुना करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2V और 2I, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये 4VI। तो कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना है कहीं पर, 4 गुना बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2 तारों की लंबाइयां, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में है। ठीक है, हमारे पास क्या है दोस्तों, 2 तार है, एक तार मान लेते हैं A है और एक तार मान लेते हैं B है। ये तार A है, ये तार B है। इनकी लंबाइयां, व्यास और प्रतिरोधकता सभी 1:2 के अनुपात में। मान लेते हैं एक का 1 है, इसका डबल है जस्ट, है ना। क्या क्या, लंबाइयां डबल है, व्यास डबल है और प्रतिरोधकताएं भी डबल है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है, मान लेता हूं कि तार नंबर 1 पतला है, इसका क्या है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो मोटे तार का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस आपको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इसका क्या करना है, आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। चलिए अब निकाल कर देखते हैं। हम जानते हैं
क्या जानते हैं हम, एक होता है फॉर्मूला आर, यानी कि प्रतिरोध बराबर प्रतिरोधकता पी एल अपान में ए, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, समानुपाती होता है किसके, लंबाई के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, इसके एरिया के। ठीक है, यदि हम मान लेते हैं कि जो पहला तार है यानी कि तार नंबर ए, तार नंबर ए, इसकी प्रतिरोधिकता क्या है, इसकी प्रतिरोधिकता मान लेते हैं कि एक एक पी है ना, P1 की, P1 की कितनी है, एक P1 है, इसकी लंबाई L है और त्रिज्या R है, ये मानना पड़ेगा हमको। दूसरे तार के लिए मान लेते हैं इसकी 2P है, तो ये क्या हो जाएगी, डबल है बोला था 2L हो जाएगा, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा अपना 2R हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम R1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, किसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं, इस तार नंबर ए के लिए, इसके लिए हम ए के लिए, तार ए के लिए कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो यह हो जाएगा रेजिस्टेंस 1 जो कि 10 ओम है ना, रेजिस्टेंस 1 बराबर पी एल अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ए स्क्वायर नहीं है, ए ही है, ए। ठीक है, तो ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए को मैं लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्या हो जाता है हमारा तार तार गोल होता है, हमें यहाँ त्रिज्या दी हुई है, व्यास दिया हुआ है, जिसे मैं क्या लिखता हूँ पाई आर का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हो गया दोस्तों। इसी प्रकार बी के लिए R2 बराबर हो जाएगा 2P, है ना, 2L अपॉन में 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू 2 है तो 4 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि R1 अपॉन R2 में कर देता हूँ, यानी कि दोनों को बटे में कर देता हूँ। क्या करता हूँ दोस्तों, दोनों को बटे में कर देता हूँ, R1 अपॉन में R2 मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो अब जो जो कटेगा उसको हम आपस में काट देंगे, और जो बचेगा उसकी जगह हम वैल्यू रख देंगे। ठीक है, इसको मैंने किया तो क्या हुआ, मेरे पास क्या आया, हमारे पास आया R1 अपॉन में R2 बराबर में क्या आया दोस्तों, इसको यहीं पर काट दूं क्या मैं, ठीक है यहीं पर काट देता हूँ। इससे ऊपर वाला जो P और L है, ये P और L से कट जाएगा, नीचे में पाई आर स्क्वायर है ना, ये A की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर के बराबर है, पाई आर स्क्वायर इससे कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये 2 दूनी 4, इस 4 से कट जाएगा। R1 की वैल्यू क्या आएगी, हम आपके R1 की वैल्यू क्या रखते हैं आप, तो इस साइड मेरा क्या है, टोटल कुल मिला करके मेरा ये इस पाल आया 1/1। ठीक है दोस्तों, अब R1 की वैल्यू कितनी है हमारी 10 ओम, 10/R2 बराबर 1, या यूं मैं कहूं कि R2 बराबर क्या आ जाएगा 10 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से 10 ओम इसका सही जवाब हो जाता है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर भी समझ में ना आए रिवाइज करने के बाद तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो दोस्त, लेकिन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। किसको, एग्जाम 5G को सब्सक्राइब करो। हमें जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना है, ताकि हम अपने इस एजुकेशन चैनल को लंबे समय तक चला सकें। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या है अगला प्रश्न, समान प्रकार की छोटी बूंदें वोल्ट तक आवेशित की गई है, यदि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो इस बूंद का विभव कितना होगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का यह क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ता हूँ कि समान प्रकार की छोटी बूंदें V वोल्ट तक आवेशित की गई है, छोटी बूंदें है, इन्हें आवेशित किया गया है कब तक, V वोल्ट तक। यदि इस प्रकार की n बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़ी बूंद का विभव क्या होगा, यह पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है, बड़ी बूंद का विभव क्या होगा यह पूछ रहा है। तो माना कि प्रत्येक छोटी बूंद, है ना, छोटी बूंद की बात कर रहे हैं, माना कि प्रत्येक छोटी बूंद का आवेश क्या है, Q है। प्रत्येक छोटी बूंद का आवेश क्या मान लेता हूं मैं, Q है। और इसी बूंद की त्रिज्या, इसी बूंद की क्या त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, तब n बूंदों से मिलकर बनी बड़ी बूंद का कुल आवेश, यदि हम बात करूं बड़ी बूंद की, बड़ी बूंद के कुल आवेश की, ठीक है, कुल आवेश की, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा Q डैश, इसे मैं मान लेता हूं क्या, Q डैश, Q डैश बराबर NQ। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, n बूंदें मिली इस बूंद से मिलकर और Q आवेश उसमें मिल गया, तो क्या हो गया, ये NQ हो गया। अब जो हमारी बड़ी बूंद बन रही है ना, कौन सी बूंद, बड़ी बूंद, इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या में मान लेता हूँ क्या, बड़ा R है ना। इसकी छोटी बूंद की त्रिज्या हमने क्या माना था, छोटा r, बड़ी बूंद की त्रिज्या मान लेता हूँ बड़ा R।
तो n बड़ी बूंदों का कुल आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी बूंद का आयतन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक फॉर्मूला उसमें होता है, इसे आप नोट करिएगा। ये होता है n इंटू 4/3 पाई आर पर 3। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, गोले का फार्मूला है। बूंद कैसी है हमारी, गोल है ना, तो इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पर 4/3 पाई आर पर 3 इंटू n बूंदे मिलाकर हम बना रहे हैं। और क्या बना रहे हैं हम इसमें से, 4/3 पाई बड़ी बूंद बना रहे हैं, तो बड़ी आर की पावर क्या हो गई आपकी, 3 हो गई। ठीक है दोस्तों, अब इस फॉर्मूले को, इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो इस 4/3 से क्या कट जाएगा, 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, है ना। अब मेरे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर, इसे मैं अब इस बड़े आर के टर्मिनोलॉजी में लिख देता हूँ, है ना। तो मैं इसे लिख सकता हूँ आर की पावर 3 बराबर n, और इस आर की पावर 3। ठीक है दोस्तों, अब इसको, तो इसमें क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा n की पावर 1/3 इंटू आर। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ हटाता हूँ, आगे से कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो मैं देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, हमें फोकस किस पे करना है, आयतन पे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आयतन, बड़े बूंद का आयतन v1, या इसे मैं लिख देता हूँ v डैश अपॉन में v डैश अपॉन में v बराबर क्या हो जाएगा, इनका चार्ज, यानी कि बड़ी बूंद के लिए q डैश c, छोटी बूंद के लिए छोटा इसका, छोटी बूंद का क्या था, ये आवेश था, छोटा q, है ना, अपॉन में c डैश। ठीक है दोस्तों, तो इसे मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ q डैश अपॉन में q गुना, इस रूप में मैं इसे लिख सकता हूँ, छोटी बूंद के लिए और बड़ी बूंद के लिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये जो पुराने वाला जो ये वैल्यू निकली है ना, यहाँ से मैं वैल्यू इसमें रख दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा नीचे चलकर हो जाएगा, या इसके बराबर में ये हो जाएगा NQ अपॉन में Q इंटू आर अपॉन में n की पावर 1/3 इंटू आर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा v डैश बराबर में n की पावर 2/3 इंटू v। ठीक है, इंटू क्या मिलेगा हमको, v। तो यही क्या होगा, हमारे बड़ी बूंद का विभव होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, n की पावर 2/3 इंटू वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप कि आपने ले लिया होगा। अभी ये सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसे 2 बार आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट के तरीके से क्लास है ना, इसमें मैं हर चीज आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा, कैसे कैसे होता है मैं वो चीज आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ट्रांसफार्मर किस कार्य के लिए प्रयुक्त होते हैं ये पूछ रहा है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग मैंने आपको क्या बताया था, कि वोल्टेज को अप करने के लिए, वोल्टेज को डाउन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एसी को डीसी में बदल देता है क्या, या नहीं बदलता, एसी को डीसी में बदलने का कार्य होता है दोस्तों रेक्टिफायर, जो काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। डीसी को एसी में बदलने का काम, यह काम करता है, उसको हम कहते हैं इन्वर्टर। ठीक है, आपके घर में भी लगा हो तो आपको पता होगा इन्वर्टर। डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए, डीसी का कोई लेना देना इससे नहीं है। एसी वोल्टेज का अपचयन और उपचयन, यानी कि स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि धारा को अप करने के लिए, डाउन करने के लिए, या ऊंचाई करने के लिए, या अपचाई करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसी एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में एक मूलभूत अंतर यह है कि, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप आईएमपी कर कर याद रखिएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि एसी और डीसी में अंतर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो एसी जनरेटर में क्या होता है कि यह एक वलय के रूप में, है ना, कि एक दोलन के रूप में यह गति करते हैं, जबकि डीसी जनरेटर क्या होता है, यह सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, डीसी करंट की प्रॉपर्टी यह होती है। ये क्या बोल रहा है, अंतर क्या है यह पूछ रहा है ना। तो एसी जनरेटर में विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी जनरेटर में स्थायी चुंबक होता है। सही है क्या, गलत है। ठीक है, यह अंतर इसमें नहीं होता, उल्टा पुल्टा यह बता रहा है। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, एसी जनरेटर में सर्पी वलय होते हैं,
जबकि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। यही इसमें मूलभूत अंतर है दोस्तों। बाकी जो होती है सारी चीजें एसी और डीसी जनरेटर में सेम होती है, ठीक है। डीसी जनरेटर उच्च वोल्टता का जनन करता है, एसी भी करता है। एसी जनरेटर उच्च वोल्टता का जनन करता है, डीसी भी करता है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आपको याद रखना एसी जनरेटर में सर्पी वलय और डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक, ये इसका मूलभूत अंतर है। जो कहां पर लगे होते हैं, ये रोटर के पास में लगे हुए होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मोबाइल चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर क्या होता है भाई साहब? तो मोबाइल चार्जर में अधिक वोल्टेज का कन्वर्जन करके उसे कम वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है ना। जैसे हमारे क्या होता है, हमारे सॉकेट से लगभग 220 वोल्टेज आ रहा होता है, जिसको 5 वोल्टेज के आसपास में कन्वर्ट किया जाता है। और वोल्टेज कम करने का काम किसका है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, जिसको ही हम किस नाम जानते हैं? एक अपसाइड ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कुछ युक्ति एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं, कैसा कैसा क्या है इसमें हमको बताना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम क्या होता है? यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या काम क्या होता है? ऊर्जा को उत्पन्न करना, विद्युत को उत्पन्न करना, किसे? यांत्रिक ऊर्जा से, तो ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिकल मोटर विद्युत से यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल मोटर है, मोटर क्या करेगी? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये भी बिल्कुल सही है। डीजल इंजन प्रकाश से विद्युत, प्रकाश से कोई विद्युत बना सकता है क्या? लाइट से, ठीक है, बना सकता है। कौन? सोलर सेल, है ना। यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इसको हम क्या कहते हैं? सोलर सेल, है ना। डीजल इंजन यह काम नहीं करता। सोलर सेल रासायनिक से यांत्रिक बनाता है? नहीं। अभी मैंने आपको बताया क्या? प्रकाश से विद्युत बनाता है, तो ये भी आपका गलत हो। इस प्रकार 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? ये पूछ रहा है, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु, बिल्कुल सही। प्रत्यावर्ती धारा इसके लिए उपयोगी नहीं, इसके लिए हमको डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा का उपयोग जो है वह किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर चलती है, आपके घर में भी आपने मोटर चलाई होगी, घर के जो आ रही है एनर्जी से, खंबे से आने वाली बिजली से, खंबे से क्या आती है? प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट ही आती है, एसी करंट से विद्युत मोटर चलता है। विद्युत शक्ति संचारण हेतु किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने हेतु यह भी किया जा सकता है, ठीक है। सब कुछ सही है, सिर्फ ये वाला काम जो है वो एसी करंट से नहीं किया जा सकता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। हमको बैटरी को चार्ज करने के लिए, किसको दोस्तों? बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी करंट की ही आवश्यकता होती है ना। जो हमारी बैटरी है यह डीसी करंट से ही चार्ज होती है, ना कि एसी करंट से। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं? यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं? तो मैंने आपको क्या बताया था, उस युक्ति का नाम है रेक्टिफायर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन यह काम किसका होता है? तो मैंने क्या बताया था कि यह काम होता है रेक्टिफायर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना KWH, किलोवाट आवर में करती है, ठीक है। पहला कथन क्या है? ये किलोवाट आवर में इसकी गणना करती है, बिल्कुल करती है। आपके घर के सामने भी KWH मीटर लगा हुआ है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? सही है, कथन नंबर ए। कथन आर, भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज की आवृत्ति पर काम करती है। जी बिल्कुल गलत, यह काम करती है 50 हर्ट्ज पर। 60 हर्ट्ज यूज करते हैं चाइना वाले, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में हमारे जो सभी उपकरण हैं, जो भी आप घर में अप्लायंसेस यूज करते हैं, सारे के सारे अप्लायंसेस इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि ये 50 हर्ट्ज इस फ्रीक्वेंसी पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? विद्युत खपत का बढ़ता क्रम आपको बताना है, कौन सी चीज ज्यादा विद्युत लेगी और कौन सी चीज कम विद्युत लेगी। तो दिए गए उपकरण में टेलीविजन है, पंखा है, विद्युत प्रेस है और इलेक्ट्रिक केटली है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सबसे अधिक विद्युत पंखे के लिए आवश्यक होगी, लगभग यह होती है 100
20 के आसपास है ना, 120 kWh किलोवाट, 120 वोल्टेज का। पंखा कितना होता है, 120 वोल्टेज का। टेलीविजन होती है लगभग लगभग आपके 80 वॉट की, ठीक है। विद्युत प्रेस होती है दोस्तों 40 से 60 वॉट की, है ना। कितने वॉट की, 40 से 60 वॉट की। और इलेक्ट्रिक केटली का मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन यह होनी चाहिए 20 वॉट के आसपास की, यह होनी चाहिए, है ना। इसका मुझे उतना आइडिया नहीं है, ये सब तो मुझे पता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। ऑप्शन है भ्रूकोट के अंदर की चक्रक धाराएं, इसके केंद्र में मौजूद विशाल चुंबक। कोई चुंबक है क्या केंद्र में, नहीं है ना। पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में गतिमान आवेश, तो अंतरिक्ष में गतिमान हो रहा है, उससे कोई लेना नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाता है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक चुंबक की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि हमारे जमीन के अंदर यानी कि कोड के अंदर, है ना। जैसे यदि आपने भूगोल में संरचना पढ़ी हो, तो पृथ्वी के कोड में क्या भरा हुआ है, लावा भरा हुआ है ना। ये क्या होता है, पृथ्वी के घूमने के कारण ये लावा भी घूमता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाली ऐसी कुछ घटना यहाँ पर, चुंबकीय प्रेरण की घटना यहाँ पर होती है, विद्युत की नहीं, चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक क्या बोलना चाहिए इंग्लिश में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। चुंबकीय प्रेरण की इसमें घटना होती है, ठीक है। जिस कारण से क्या होती है कि पृथ्वी जो होती है एक चुंबक की तरह कार्य करने लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका सही जवाब हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज की इस क्लास विद्युत धारा, है ना, इससे संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को देख लिया है। यदि आपने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों हमारे 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करने के लिए, यह मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये यूट्यूब की एक कंडीशन होती है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, तभी आप कोई एक चैनल, यूट्यूब चैनल रन कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।